वी विल स्टार्ट विद द टॉपिक ऑफ फिस्कल पॉलिसी। सो दो पॉलिसी होती है, एक फिस्कल पॉलिसी होती है, एक मॉनेटरी पॉलिसी होती है। जो फिस्कल पॉलिसी होती है वो गवर्नमेंट के कंट्रोल में होती है और जो आपकी मॉनेटरी पॉलिसी होती है वो आरबीआई के कंट्रोल में होती है। इन पॉलिसी के थ्रू गवर्नमेंट और आरबीआई क्या करता है, आपकी इकोनॉमी को रेगुलेट करता है, आपकी इकोनॉमी में डिमांड एंड सप्लाई मेंटेन करता है। वो मेक श्योर करता है कि इकोनॉमी में इन्फ्लेशन ना हो, डिफ्लेशन ना हो और इकोनॉमी की ग्रोथ मेंटेन रहे। तो फिस्कल पॉलिसी को पहले समझने के लिए मैंने कुछ ऐसे थोड़े कॉन्सेप्ट्स प्रिपेयर किए, तो वी विल गो थ्रू द कॉन्सेप्ट फर्स्ट इज़ ओपन इकोनॉमी वर्सेस क्लोज इकोनॉमी। तो हमारी जो इंडिया की इकोनॉमी आज की डेट पे ओपन इकोनॉमी है। ओपन इकोनॉमी का मतलब होता है कि जो इंडिया है वो ट्रेड कर रही है आपके गुड्स में, आपके सर्विसेज में। अपनी कंट्री में तो ट्रेड कर रही है, लेकिन रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड के साथ भी इंडिया ट्रेड कर रही है, दुनिया में दूसरी कंट्रीज़ के साथ भी। तो हमारी ओपन इकोनॉमी है, मतलब हमारी इंडिया की जो बाउंड्री है उस बाउंड्री से गुड्स और सर्विसेज अगर पास हो रही है बाय एंड फोर्थ, मतलब इंडिया से पास हो रही है, इंडिया प्रोवाइड भी कर रही है गुड्स एंड सर्विसेज, इंडिया रिसीव भी कर रही है गुड्स एंड सर्विसेज रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड से, तो उसको ओपन इकोनॉमी बोलते हैं। क्लोज्ड इकोनॉमी वो इकोनॉमी होती है जो ट्रेड करती है गुड्स एंड सर्विसेज में विद इन द कंट्री, वो रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड के साथ उसका कोई ट्रेडिंग रिलेशन नहीं होता है। दैट इज़ दिस। अब इसके बाद अपन जब ये रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड के साथ अपनी ओपन इकोनॉमी है तो इसमें अपन को कुछ बेनिफिट्स मिलते हैं। हियर वी गेट चॉइसेस बिटवीन डोमेस्टिक एंड इंटरनेशनल, विच इज़ फर्स्ट इज़ प्रोडक्ट मार्केट लिंकेज। ये होता है इन टर्म्स ऑफ परचेज। सपोज़ एक कंज्यूमर है, उसको कुछ गुड्स परचेज़ करने हैं, तो यहाँ पे कंज्यूमर के पास चॉइस होती है कि वो या तो अपने डोमेस्टिक मार्केट यानी विद इन इंडिया से परचेज़ कर सके प्रोडक्ट, या इंटरनेशनल मार्केट से भी प्रोडक्ट परचेज़ कर सके। सेकेंड इज़ फाइनेंशियल मार्केट लिंकेज। फाइनेंशियल मार्केट लिंकेज इज़ ऑल अबाउट इन्वेस्टमेंट की इफ़ अ पर्टिकुलर इन्वेस्टर wants to invest, तो उसके पास चॉइसेस की लिमिटेशन नहीं, ही कैन इन्वेस्ट इंडिया के मार्केट में भी, ही कैन इन्वेस्ट आउटसाइड द इंडिया एज वेल। थर्ड इज इंटरनेशनल मार्केट लिंकेज। सो दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट फॉर कंपनी, स्पेशली फॉर द सप्लाई चेन मैनेजमेंट। इसमें क्या होता है, कंपनी कैन मेक द डिसीजन कि उनका जो प्रोडक्शन है वो उनको डोमेस्टिक मतलब इंडिया में करना है या इंडिया के बाहर करना है। तो इसमें क्या होता है, इफ़ यू सी कि बहुत सारी जो डेवलप्ड कंट्री होती है वो अपना आउटसोर्स कर देती है अपना काम लो इनकम कंट्रीज़ में, क्योंकि वहाँ पे सैलरी कम होती है, तो प्लेस ऑफ वर्क वो आउटसोर्स कर देती हैं, या वो प्लेस ऑफ प्रोडक्शन भी यहाँ पे फैक्ट्री सेटअप करती है, क्योंकि रॉ मटेरियल की कॉस्ट कम होती है तो चीपली गुड्स बन जाते हैं। तो इंटरनेशनल मार्केट लिंकेज में क्या होता है, यू मेक डिसीजन अबाउट योर प्लेस ऑफ प्रोडक्शन, वर्कर मेक डिसीजन अबाउट कि उसको वर्क कहाँ करना है, उनको कहाँ इनकम अच्छी मिल रही है, तो इट हेल्प्स अ कंपनी इन द सप्लाई चेन मैनेजमेंट। नेक्स्ट इज़ बैलेंस ऑफ पेमेंट। सो जैसे आप बैलेंस ऑफ पेमेंट को अपन ऐसे समझ सकते हैं कि सपोज़ आपका एक बिज़नेस है, आपके बिज़नेस में आप रोज़ का डेली का ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड करते हो कि आपने इतना सेल करा, इतना परचेज़ किया। सपोज़ आप एक रिटेल बिज़नेस में हो तो आप रिकॉर्ड करते हो कि आपने होलसेलर से इतना परचेज़ किया, कंज्यूमर को आपने इतना सेल किया। तो ये ट्रांजैक्शंस के जो रिकॉर्ड है इसी को बैलेंस ऑफ पेमेंट कहते हैं। ये अपने कंट्री के लेवल पे होता है। तो अपन यहाँ पे इंडिया का एग्जाम्पल लेते हैं, तो इंडिया की बाउंड्री से जो ट्रांजैक्शन हो रहे हैं रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड के साथ, वो ट्रांजैक्शन आपके गुड्स में भी हो सकते हैं, वो ट्रांजैक्शन आपके सर्विसेज में भी हो सकते हैं, वो ट्रांजैक्शन इन टर्म्स ऑफ इनकम हो सकती है, ट्रांसफ़र पेमेंट्स हो सकते हैं, या ट्रांजैक्शन एसेट्स और लाइबिलिटीज़ के टर्म्स में भी हो सकते हैं रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड के साथ। इन सारे ट्रांजैक्शन के अगर हम रिकॉर्ड बनाएं तो उसको हम बैलेंस ऑफ पेमेंट बोलते हैं। तो पहला ट्रांजैक्शन है गुड्स के टर्म्स में, तो इसको हम ट्रेड बैलेंस कहते हैं। ये पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है। ये पॉजिटिव कब होगा, हम मनी के टर्म्स में बात कर रहे हैं। पॉजिटिव तब होगा, इसमें हम बोलते हैं एक्सपोर्ट और इंपोर्ट का कॉन्सेप्ट आता है कि जब हम हमारी जो गुड्स इंडिया में प्रोड्यूस हुए हैं, जब हम वो बाहर की कंट्री में बेचते हैं तो उसको हम एक्सपोर्ट बोलते हैं। लेकिन अगर हम बाहर की रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड के गुड्स को खरीदते हैं उसको हम इम्पोर्ट करना बोलते हैं। तो जब भी इंडिया के एक्सपोर्ट्स ज़्यादा होंगे, अगर इंडिया ज़्यादा सामान बेच रही है तो इट मीन्स उसको ज़्यादा डॉलर या ज़्यादा मनी इंडिया की बाउंड्री के अंदर आएगा, तो उसको हम पॉजिटिव बोलेंगे। लेकिन जब इंडिया इंपोर्ट ज़्यादा करती है, इट मीन्स इंडिया की बाउंड्री से रुपीज़ ज़्यादा जा रहा है, पैसे ज़्यादा जा रहे हैं, तो वहाँ पे हमारा क्या हो जाएगा, ट्रेड डेफिसिट हो जाएगा। तो अगर हमारे एक्सपोर्ट इंपोर्ट से ज़्यादा है
अगर हमारा एक्सपोर्ट इंपोर्ट से ज़्यादा हैं तो ट्रेड सरप्लस होगा, दैट इज़ पॉजिटिव। लेकिन अगर हमारा एक्सपोर्ट इंपोर्ट से कम है तो ट्रेड डेफिसिट होगा, दैट इज़ नेगेटिव ट्रेड बैलेंस होगा। सेकेंड, इन टर्म्स ऑफ सर्विसेज, हम ट्रेड सर्विसेज में भी करते हैं कि अगर हम सर्विसेज का अगर हमारा एक्सपोर्ट ज़्यादा होगा तो पॉजिटिव आएगा, अगर हमारा सर्विसेज का एक्सपोर्ट कम होगा तो नेगेटिव आ जाएगा। थर्ड होगा ट्रांसफ़र पेमेंट्स। ट्रांसफ़र पेमेंट्स हमेशा पॉजिटिव के होते हैं। सपोज़ इंडिया का कोई सिटीज़न है, ही और शी इज़ वर्किंग आउटसाइड, वो अब उसकी फैमिली अभी भी इंडिया में है, तो वो अपनी फैमिली को अपनी सैलरी में से कुछ पार्ट यहाँ पे एज अ रेमिटेंस ट्रांसफ़र कर रहा है। तो हमारी इंडिया में क्या आ रहा है, डॉलर आ रहा है हमारी इंडिया की बाउंड्री को क्रॉस करके, तो यू आर रिसीविंग डॉलर, तो ये आपका ट्रांसफ़र पेमेंट क्या हो जाएगा, पॉजिटिव हो जाएगा। अगला है इनकम। इनकम कैन बी इन द फॉर्म ऑफ योर प्रॉफिट, योर इंटरेस्ट और योर डिविडेंड। अगर आप कुछ प्रॉफिट रिसीव कर रहे हो या इंटरेस्ट रिसीव कर रहे हो, डिविडेंड, सपोज़ आपने शेयर्स में इन्वेस्ट किया किसी फॉरेन कंपनी के, सब अब जब भी शेयर्स में इन्वेस्ट करते हो तो आपको इनकम मिलती है इन द फॉर्म ऑफ डिविडेंड। तो फॉरेन कंपनी अगर आपको वो डिविडेंड ट्रांसफ़र कर रही है, इट मीन डॉलर आ रहा है इंडिया की बाउंड्री क्रॉस करके, विद इन इंडिया डॉलर रिसीव कर रहे हो, तो आपके लिए पॉजिटिव इनकम बैलेंस हो जाएगा। अब नेक्स्ट इज़ एसेट्स एंड लाइबिलिटीज़। हम गुड्स सर्विसेज इन सब में ट्रेड करते हैं, हम एसेट्स एंड लाइबिलिटीज़ में भी ट्रेड करते हैं, जिसको हम कैपिटल अकाउंट बोलते हैं। तो सबसे पहले हम समझते हैं करंट अकाउंट क्या होता है, कैपिटल अकाउंट क्या होता है। जब भी हम गुड्स सर्विसेज ट्रांसफ़र पेमेंट्स और इनकम में डील करते हैं तो उसको हम बोलते हैं कैपिटल अकाउंट, और जब भी हम एसेट्स एंड लाइबिलिटीज़ में डील करते हैं उसको हम कैपिटल अकाउंट बोलते हैं। एंड सॉरी, जब हम गुड्स सर्विसेज ट्रांसफ़र पेमेंट एंड इनकम में डील करते हैं तो हम उसको हम करंट अकाउंट बोलते हैं। गुड्स के ट्रेड को हम विजिबल ट्रेड भी बोलते हैं क्योंकि वो टैंजिबल है, हमें दिखाई देता है। लेकिन जो सर्विसेज होती है वो टैंजिबल नहीं होती, हमें दिखाई नहीं देती है, हम उसको टच नहीं कर सकते, तो उसको हम इनविजिबल ट्रेड भी बोलते हैं। तो जनरली इंडिया का करंट अकाउंट डेफिसिट होता है, जिसको हम CAD बोलते हैं। क्यों करंट अकाउंट डेफिसिट क्यों होता है, क्योंकि हमारे जो इम्पोर्ट है वो हमारे एक्सपोर्ट से ज़्यादा होते हैं, और ये मेनली गुड्स की वजह से होता है, क्योंकि हमारे ट्रांसफ़र पेमेंट्स तो पॉजिटिव होता है। मेनली हमारा जो करंट अकाउंट डेफिसिट होता है वो हमारे मर्चेंडाइज में होता है, दैट इज़ हमारे गुड्स में होता है। तो इंडिया का 17 ईयर्स के बाद फॉर द वेरी फर्स्ट टाइम 2021-22 में इंडिया का करंट अकाउंट सरप्लस रहा है। अदरवाइज़ हर साल इंडिया का करंट अकाउंट डेफिसिट ही रहता है। सो दिस इज़ ऑल अबाउट करंट अकाउंट। नाउ वी विल मूव टू कैपिटल अकाउंट। अब कैपिटल अकाउंट में भी क्या होता है, हम ट्रांजैक्शंस करते हैं, एसेट्स और लाइबिलिटी में ट्रांजैक्शन करते हैं। ये ट्रांजैक्शन क्या कौन करता है, या तो हमारी कंट्री का रेसिडेंट करेगा या गवर्नमेंट करेगी, टू एंड फ्रो। हमारी कंट्री की गवर्नमेंट सपोज बोरोइंग कर रही है दूसरी कंट्री की गवर्नमेंट से, तो हमारी लाइबिलिटी हो जाएगी, या हमारी कंट्री की गवर्नमेंट लैंड कर रही है मनी दूसरे कंट्री के गवर्नमेंट को, तो ये हमारा एसेट हो जाएगा। तो ये होता है आपका कैपिटल अकाउंट। फिर कैपिटल अकाउंट को अगर अपन फर्दर डेप्थ में देखेंगे तो इसके दो बाइफर्केशन होते हैं। एक होता है आपका इन्वेस्टमेंट, एक होता है आपका बोरोइंग। इन्वेस्टमेंट में आपके दो टाइप्स होते हैं, दैट इज़ डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट FDI, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट, या फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट विच इज़ FPI। अब बोरोइंग्स में आपके दो टाइप होते हैं, एक्सटर्नल बोरोइंग्स एंड एक्सटर्नल असिस्टेंस। एक्सटर्नल बोरोइंग में आपका आ जाएगा एक्सटर्नल कमर्शियल बोरोइंग, शॉर्ट टर्म डेट। एक्सटर्नल असिस्टेंस में गवर्नमेंट ने कोई एड प्रोवाइड करा है। तो मेनली ये जो बोरोइंग्स होते हैं प्राइवेट सेक्टर ह्यूज अमाउंट में करते हैं, तो गवर्नमेंट भी करती है, बट यहाँ पे प्राइवेट सेक्टर का जो प्रपोर्शन होता है वो काफ़ी ज़्यादा होता है। अब अपन फर्स्ट थिंग फर्स्ट समझते हैं, सबसे पहले समझते हैं व्हाट इज़ FDI। तो FDI इज़ अबाउट डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट। तो जब कोई फॉरेन की एंटिटी डायरेक्टली इन्वेस्ट कर रही है इंडिया के मार्केट में तो उसको हम बोलेंगे फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट। फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट का मेन ऑब्जेक्टिव होता है कि उस फॉरेन एंटिटी को इंडियन एंटिटी में कंट्रोल चाहिए, डिसीजन मेकिंग पावर चाहिए, ओनरशिप चाहिए। इसका एग्जाम्पल हो सकता है सपोज़ कोई फॉरेन एंटिटी ने अपनी सब्सिडरी इंडिया में इस्टेब्लिश करी, या इंडिया की कोई इंडियन एंटिटी के साथ बिज़नेस मर्ज कर लिया, या कोई इंडियन एंटिटी का बिज़नेस एक्वायर कर लिया विच इज़ मर्जर्स एंड एक्विजिशन, या इंडियन एंटिटी के साथ जॉइंट वेंचर कर लिया। दिस इज़ ऑल FDI। तो इधर एक पैनल सेटअप हुआ था अंडर फाइनेंस सेक्रेटरी अरविंद मायाराम पैनल, ये कमेटी के हेड थे।
इनने ये सजेस्ट किया था, गवर्नमेंट ने एक्सेप्ट भी कर लिया था एफडीआई की डेफिनेशन कि अगर फॉरेन इन्वेस्टमेंट 10% या 10% से ज़्यादा होता है लिस्टेड कंपनी में तो उसको हम एफडीआई बोलेंगे। अब सेकेंड टाइप है इन्वेस्टमेंट का, विच इज़ पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट। अब पोर्टसिस एफडीआई का मेन पर्पस होता है ओनरशिप, कंट्रोल, डिसीजन मेकिंग। तो एफपीआई का मेन पर्पस क्या होगा? इन्वेस्टमेंट। अब इन्वेस्टमेंट आप सिक्योरिटीज़ में भी कर सकते हैं, अदर फाइनेंशियल एसेट्स में भी कर सकते हैं। एफडीआई इन्वेस्टमेंट क्या होता है? ये लॉन्ग टर्म होता है, लेकिन एफपीआई इन्वेस्टमेंट क्या होता है? शॉर्ट टर्म होता है। और ये हमारे लिए इम्पॉर्टेंट होता है। क्यों? क्योंकि हमारी जो कंट्री, मतलब हर कंट्री रिजर्व क्रिएट करती है फॉरेन करेंसी का, जिसको हम फॉरेक्स भी बोलते हैं, फॉरेन करेंसी रिजर्व, फॉरेक्स। तो ये इम्पॉर्टेंट होता है कि अगर कोई कंट्री हमारी कंट्री में इन्वेस्ट कर रही है तो हमें फॉरेक्स मिल रहा है, हमारा फॉरेक्स बढ़ रहा है, विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द स्टेबिलिटी ऑफ द कंट्री। अब एफपीआई के भी दो टाइप्स होते हैं, एक होता है एफआईआई और एक होता है डिपॉजिटरी रिसीट। एफआईआई होता है फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर। सपोज़ जो फॉरेन इन्वेस्टर है यहाँ पे वो डायरेक्टली तो इन्वेस्ट नहीं कर रहा है, वो यहाँ पे इनडायरेक्टली इन्वेस्ट कर रहा है। वो कैसे इन्वेस्ट कर रहा है? इंस्टीट्यूशन के थ्रू इन्वेस्ट कर रहा है। और वो जिस इंस्टीट्यूशन के थ्रू इन्वेस्ट कर रहा है वो इंस्टीट्यूशन हैज़ टू बी मैंडेटरली रजिस्टर्ड विद द सेबी। अब जब वो किसी इंस्टीट्यूशन के थ्रू इन्वेस्ट करता है तो वो इंस्टीट्यूशन या तो प्राइमरी मार्केट में इन्वेस्ट करेगी या सेकेंडरी मार्केट में इन्वेस्ट करेगी। अब प्राइमरी मार्केट क्या होता है? प्राइमरी मार्केट वो मार्केट होता है जब कंपनी पहली बार मार्केट से पैसा रेस करती है तो आईपीओ करती है, विच इज़ इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग। लेकिन अगर कंपनी के शेयर्स एक बार मार्केट में आ जाते हैं तो लोग आपस में उन शेयर्स में ट्रेडिंग कर सकते हैं, बाय एंड सेल कर सकते हैं थ्रू द एक्सचेंज, जिसको हम सेकेंडरी मार्केट बोलते हैं। तो फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर क्या करता है? ये इंस्टीट्यूशंस के थ्रू इंडियन मार्केट में इन्वेस्ट करता है। अब ये इंस्टीट्यूशंस क्या हो सकती हैं? म्यूचुअल फंड हो सकती हैं, पेंशन फंड हो सकता है, हेज फंड हो सकता है, ये इन्वेस्टमेंट बैंक्स हो सकते हैं। अब म्यूचुअल फ़ंड क्या होता है? म्यूचुअल फ़ंड वो एंटिटी होती है जो लोगों का पैसा पूल करती है, इकट्ठा करती है और अलग अलग जगह इन्वेस्ट करती है। यहाँ पे आप छोटे अमाउंट से इन्वेस्टमेंट स्टार्ट कर सकते हो, लाइक 500 रुपीज़। लेकिन हेज फंड क्या होता है? इट्स अ बिगर फॉर्म ऑफ म्यूचुअल फंड। ये आपके मेनली रिटेल इन्वेस्टर्स के लिए नहीं होता, ये आपका HNIs के लिए होता है, दैट इज़ हाई नेटवर्थ इंडिविजुअल। सो ये होता है फॉर हाई नेटवर्थ इंडिविजुअल्स के लिए। सो गाइज 12 मिनट्स हो गए हैं। सो प्लीज़ जस्ट लाइक, शेयर, कमेंट एंड सब्सक्राइब। इट विल मोटिवेट मी एंड इट विल हेल्प कि वीडियोस आगे भी स्टूडेंट्स को पहुंच सके और उनके प्रिपरेशन में हेल्प कर सके। सो गाइज प्लीज़ बी सपोर्टिव। ठीक है, नाउ वी विल मूव टुवर्ड्स द सेकेंड टाइप ऑफ एफपीआई विच इज़ डिपॉजिटरी रिसीट। अब डिपॉजिटरी रिसीट मेनली आपकी 3 टाइप्स की होती है, ADR, योर GDR एंड योर आपका IDR विच इज़ इंडियन डिपॉजिटरी रिसीट। ADR इज़ अमेरिकन डिपॉजिटरी रिसीट एंड GDR इज़ ग्लोबल डिपॉजिटरी रिसीट। तो ये तरह का नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट होता है या सर्टिफिकेट आप बोल सकते हो, जो बताता है कि एक फॉरेन कंपनी इतना इक्विटी शेयर होल्ड कर रही है एक दूसरी कंट्री के एंटिटी में और वो डायरेक्टली विदाउट डायरेक्टली ट्रेड करे हुए। तो इट होल्ड इक्विटी शेयर्स ऑफ फॉरेन कंपनी विदाउट डायरेक्ट ट्रेड इन द फॉरेन मार्केट। ये रिप्रेजेंट करता है कि मैं इतना शेयर होल्ड कर रही हूँ एक फॉरेन कंपनी में और मैं वहाँ डायरेक्टली ट्रेड नहीं कर रही हूँ, मैं इनडायरेक्टली होल्ड कर रही हूँ। अब इसका मैकेनिज़्म एक बार मैं आपको एक्सप्लेन कर देती हूँ। तो ये हम एक एग्ज़ाम्पल ले रहे हैं, सपोज़ हम एग्ज़ाम्पल ले रहे हैं, ये एक अमेरिकन का फॉरेन इन्वेस्टर है। सो अमेरिकन का फॉरेन इन्वेस्टर है। ये अमेरिकन का एग्ज़ाम्पल नहीं है, ये अपन आइडिया का एग्ज़ाम्पल है सपोज़। ठीक है, तो सपोज़ एक इंडियन कंपनी है, वो चाहती है कि वो फ़ंड्स रेस करे। उसने फ़ंड रेस किया अपने इंडिया के मार्केट से, मैंने बताया प्राइमरी मेथड से रेस किया उसने फ़ंड। अब उसको इंडियन रुपीज़ में फ़ंड रेज़ नहीं करना, उसको फ़ॉरेन करेंसी में फ़ंड रेज़ करना है। तो वो क्या करेगी, इंडिया में जो डोमेस्टिक कस्टोडियन है वहाँ पे जाके अपने शेयर्स को होल्ड कर देगी और डोमेस्टिक कस्टोडियन क्या करेगा, उसी की तरह एक रिप्रेजेंटेटिव बॉडी होगी उस पर्टिकुलर फॉरेन कंट्री में, जिसको हम बोलेंगे ओवरसीज़ डिपॉजिटरी बैंक। उसको जाके इन्फॉर्म करेगी कि हमारी जो इंडियन कंपनी है वो
फंड्स रेस करना चाहती है फॉरेन मार्केट से, तो ओवरसीज़ डिपॉजिटरी बैंक क्या करेंगे, वहाँ की जो फॉरेन इन्वेस्टर्स हैं उनको ये इन्फॉर्म कर देंगे कि इंडियन कंपनीज़ को फंड रेस करना है, सो इफ़ यू वांट टू इन्वेस्ट इन दैट कंपनी यू कैन इन्वेस्ट। तो फॉरेन इन्वेस्टर क्या करेंगे, इसको एक्नॉलेज करेंगे और अपने जो शेयर्स हैं वो होल्ड करवा लेंगे विद ओवरसीज़ डिपॉजिटरी बैंक, और इसको अपन क्या बोलते हैं, सर्टिफिकेट को, इसी को अपन डिपॉजिटरी रिसीट बोलते हैं। तो फॉर सपोज एक फॉरेन इन्वेस्टर ने इन्वेस्ट तो कर दिया इंडियन कंपनी ने, और इंडियन कंपनी ने फॉरेन फंड भी रेस कर लिया, लेकिन अब फॉरेन इन्वेस्टर को लॉन्ग टर्म होल्ड नहीं करना है। फॉरेन इन्वेस्टर, जैसे इंडियन इन्वेस्टर है वो सेकेंडरी मार्केट में बाय एंड सेल कर देता है शेयर्स को, फॉरेन इन्वेस्टर को भी अपने शेयर्स को सेल करना है। तो ये जो डिपॉजिटरी रिसीट है ये लिस्ट हो जाएंगी ओवरसीज़ स्टॉक एक्सचेंज में, वहीं के स्टॉक एक्सचेंज में, और वो फॉरेन इन्वेस्टर वहीं स्टॉक मार्केट में बाय एंड सेल कर सकता है विथ अदर इन्वेस्टर्स। तो ये आपका पूरा प्रोसेस है डिपॉजिटरी रिसीट का। अब मैंने आपको बताया था डिपॉजिटरी रिसीट के 3 टाइप्स होते हैं, विच इज़ ADR, GDR एंड IDR। ADR होता है अमेरिकन डिपॉजिटरी रिसीट। इसमें क्या हो रहा है कि अमेरिकन रिटेल इन्वेस्टर परचेज कर रहा है शेयर्स इंडियन एंटिटी के, तो यहाँ पे क्या हो रहा है, हमारे पास अमेरिका से फंड आ रहा है, दिस इज़ अमेरिकन डिपॉजिटरी रिसीट। नेक्स्ट इज़ GDR विच इज़ ग्लोबल डिपॉजिटरी रिसीट। यहाँ पे जो इन्वेस्टर है वो अमेरिका को छोड़ के किसी और कंट्री से, सपोज़ यूरोप की कंट्री से है, तो वहाँ का अगर इन्वेस्टर इंडियन कंपनी में इन्वेस्ट करता है, इंडियन कंपनी के शेयर्स में इन्वेस्ट करता है, तो उसको हम GDR बोलते हैं। नेक्स्ट इज़ IDR विच इज़ इंडियन डिपॉजिटरी रिसीट। अगर इंडियन रिटेल इन्वेस्टर इन्वेस्ट करता है, सपोज़ कोई फॉरेन कंपनी को रुपी में पैसा चाहिए, रुपी में फ़ंड चाहिए, तो वो क्या करेगी, वो रिक्वेस्ट करेगी इंडियन के कस्टोडियन को थ्रू अपने डोमेस्टिक कस्टोडियन के, जो मैंने आपको अभी एग्जाम्पल बताया पूरा प्रोसेस का। तो यहाँ पे वो इंडियन रुपी में इन्वेस्ट करेगी, और आज तक से स्टैंडर्ड चार्टर ने IDR का यूज़ किया है। अब ये जो डिपॉजिटरी रिसीट है ये पास्ट में काफ़ी कंपनीज़ ने यूज़ किया है फॉरेन फंड रेस करने के लिए, जैसे आपका HDFC बैंक ने रेस किया है, आपका इन्फोसिस ने किया है, आपकी वीडियोकॉन ने किया है। तो ये आपका डिपॉजिटरी रिसीट का टॉपिक होता है। अब आपके सिंस 17 मिनट्स हो चुके हैं और अपन को अभी ये पूरा टॉपिक करना है फिस्कल पॉलिसी का, सो वी विल कंटिन्यू दिस होल टॉपिक in the next video. So bye guys.